बच्चे तो देखो उस दिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया था मैंने, उसके अलावा अपने पास एक चीज और पढ़ा दी थी कि कुल ऊर्जा पढ़ा दी थी, और कुल ऊर्जा पढ़ा के बता भी दिया था कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बद्ध अवस्था में विद्यमान रहता है, मतलब बंधा हुआ रहता है, तो स्वतः कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब मैंने उस दिन पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले बोर के मॉडल्स हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। या यूं भी कह सकते हैं उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित तरंगे दैर्ध्य, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन चलते हैं, उसके बाद का बात देखते हैं भाई। सबसे पहले तो आ जाओ भाई, बोर की तीसरी परिकल्पना कहाँ मिलेंगे। बोर की तृतीय परिकल्पना से क्या आता है, उसमें E बराबर En2 माइनस क्या आता है, En1 आता है भाई अपने पास, ठीक है। अब अपन चलते हैं, मैंने ये भी पढ़ा रखा है En माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पढ़ा रखा है, से क्या आएगा बताओ चलो। E बराबर आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस माइनस यहां से लिख देता हूं आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, और कॉमन भी ले लो। तो E बराबर क्या आएगा बताओ चलो, आर डैश जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। आ गया होगा समझ में ये भी। अब अपन जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू से, तो क्या लिखोगे इसको बताओ जी भाई। h न्यू बराबर आर डैश जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। आवृत्ति अगर निकालनी हो तो आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन h 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक चीज ध्यान रखनी है, पर आर डैश का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत रख देना यहाँ पर, जूल में बदलना उसको। तो जूल में बदलने का तरीका आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर इसका आ जाएगा। आगे अपन चलते हैं, न्यू बराबर ये होता है सी अपॉन लेमड़ा से, तो सी अपॉन लेमड़ा बराबर आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एच 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर हो गया अपने पास, ठीक है। अब अपन करें काम इसमें, देखो सी को यहाँ ले लें अपन, सी को यहाँ लोगे तो 1 अपॉन लेमड़ा बराबर आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एच सी 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। आगे अपन थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं इसको, ये यूं लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमड़ा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, जहां पर मैंने क्या माना है r बराबर आर डैश अपॉन क्या हो गया इसका मान एच सी। आ गया समझ में अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें, इनका सबका मान रखोगे तो अपन सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसका आंसर आता है 1.09737 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। कौन सा नियतांक है ये, रिडबर्ग नियतांक है भाई, बताया था ही पहले, ठीक है।
ये इसका मान हो गया अपने पास। अब अपन चलें, आर डैश का मान कितना होता है ये बताओ जी भाई। आर डैश बराबर ई की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर h का स्क्वायर, यही था अपने पास। ठीक है, ये रखें इसमें, तो r का मान कितना बनेगा बोलो, e की पावर 4 m अपॉन h सी तो अलग, ऐसा कैसा 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और h का स्क्वायर हो गया अपने पास। के इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, r का मान e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर h की पावर 3 और c। इस सूत्र की सहायता से रिडबर्ग नियतांक के मान की गणना की जा सकती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे। यही था ना इसका मान आर से। हो गया, चलो चलते हैं। चलो जी भाई, हाँ भाई देखो, ये आया 1 अपॉन लेमडा बराबर आर जेड का स्क्वायर, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन na2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन चलते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, या पहले एक काम करें, 1 अपॉन लेमडा बराबर न्यू बार, क्या होती है ये, तरंग संख्या। 11th में पढ़ाया होगा, केमिस्ट्री में आती है ये, क्या कहलाती है ये, तरंग संख्या कहलाती है अपने पास। ठीक है, तो ये न्यू बार बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तरंग संख्या की क्या परिभाषा होगी, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, तरंग संख्या के बराबर होता है। मात्रक मीटर इनवर्स हो जाएगा भाई अपने पास, क्योंकि 1 अपॉन लेमडा है। या यूं भी परिभाषा दी जाती है कि 1 मीटर की दूरी से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, मतलब 1 मीटर की दूरी में जितनी तरंगें गुजर सकती है वो किसके बराबर हो जाती है, तरंग संख्या के बराबर हो जाती है। आगे अपन चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी बता देता हूं। चलो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1, तो 1 अपॉन लेमडा बराबर R 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसके बाद का टॉपिक चलते हैं, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। स्पेक्ट्रमी श्रेणियां, सबसे पहले अपन परिभाषा पर आ जाते हैं कि स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की परिभाषा क्या है। परिभाषा यूं है भाई स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, तो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्यों अथवा आवृत्तियों का समूह, उत्सर्जित तरंग दैर्ध्यों अथवा आवृत्तियों का समूह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहलाती है।
तो तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति का समूह क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहलाता है। आप जानते भी हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, कुंड, ये सब श्रेणियां पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहली श्रेणी जो है फर्स्ट, वो है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? लाइमन श्रेणी। अपन हाइड्रोजन परमाणु के लिए कैलकुलेट करेंगे भाई, आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सूत्र आप जान ही जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, 0 से 3800 एंगस्ट्रॉम, ये पराबैंगनी कहलाता है भाई। कौन सा तरंगदैर्ध्य है ये? पराबैंगनी। ये हो गया पराबैंगनी। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ये दृश्य प्रकाश है भाई। दृश्य का मतलब जो उजाला दिखाई देता है। और 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक, ये है भाई अवरक्त प्रकाश। कौन सा है ये? अवरक्त प्रकाश। देखो अवरक्त, रक्त माने लाल, ठीक है ना, लाल रंग को रक्ति तो कहते हैं, रक्त वर्ण। तो अवरक्त का मतलब होता है लाल रंग से अधिक। तो ये तरंगदैर्ध्य अपन जानते हैं लाल रंग का है। वो पराबैंगनी, बैंगनी से कम, ये तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी रंग का, 3800। तो बैंगनी से कम हो गया वो पराबैंगनी हो गया, जो लाल से ज्यादा हो गया वो क्या हो गया? अवरक्त हो जाता है, ठीक है। अब अपन चलेंगे, ये तो बात हो गई इसकी। सबसे पहले आ जाते हैं कि परिभाषा क्या है लाइमन श्रेणी की। परिभाषा यूं है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, उच्च कक्षाओं से कहां संक्रमण करेगा? प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, तो श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। ये सब श्रेणियां जो है भाई वैज्ञानिकों के नाम से हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आई गई, इसके लिए n1 का मान तो 1 हो जाएगा, n2 का मान कहां से चालू होगा? 2, 3, 4 और अनंत से, क्योंकि परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, तो निम्न कक्षा तो 1 होगी, उच्च कक्षा कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 2, 3, 4 और अनंत से चालू हो जाएगी। अब प्रथम रेखा के लिए क्या होगा? प्रथम रेखा के लिए देखो भाई, प्रथम रेखा किसको कहते हैं? इसमें जो पहला अक्षर है ना वो प्रथम रेखा कहलाएगा, और दूसरा अक्षर होगा वो क्या कहलाएगा? दूसरी रेखा कहलाएगा, और जो लास्ट वाला होगा वो अंतिम रेखा कहलाता है। तो प्रथम रेखा के लिए n1 का मान 1 हो जाएगा, n2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/λ बराबर r, सूत्र ये रहा, हाइड्रोजन के लिए चल रहे हैं अपन। तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, देन 1/λ 1 माइनस 1/4, तो आप सोल्व कर ही लोगे, 3r/4 आ गया। लैम्बडा का मान कितना आ गया? 4/3r। ये तो लैम्बडा हो गया r के पदों में। किसके पदों में हो गया? r के पदों में। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4/3, 911.25 एंगस्ट्रॉम। देखो भाई मैं एक चीज बता देता हूं तुमको, हाँ, कुछ किताबों में 2-5 एंगस्ट्रॉम भी चलता है, कुछ में 7-5 भी चलता है, तो इतने में कोई दिक्कत है नहीं आती है, दोनों में बराबर है भाई, है ना, ठीक है। ये लो, चलो 7-5 ले लेते हैं अपन, ये 7-5 एंगस्ट्रॉम ले लिया। ये 911.75 एंगस्ट्रॉम किसका मान है? 1/r का, r का मान तो 1.01 होता है अपने पास, ये किसका मान है अपने पास? है 1/r का मान है ये, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम या 1215 एंगस्ट्रॉम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ किताबों में 1215 भी आ जाता है, कुछ में 1213 भी आ जाता है, 1216, 1217, 1218, ये सब सारे सही माने जाते हैं। उसका कारण भी होता है, रिडबर्ग नियतांक का मान जो है ना यूं चलता है 1.09737 10⁻⁷। अब अगर कुछ लोग तो क्या करते हैं कि इसको यहीं तक ले लेते हैं, कुछ आगे तक ले लेते हैं, तो जो जहां तक लेता है, जिस तरीके से अपने पास गणना करता है, इसका मान थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, कोई गलत नहीं माना जाता है भाई। 1212 से 1216, 17, 18 तक भी सही मान लिया जाता है। ये कौन से क्षेत्र में आया देखो एक बार,
पराबैंगनी में। समझ में आया कैसे? ये रहा 0 से 3800 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1216। तो प्रथम रेखा कौन से क्षेत्र में आ चुकी है? पराबैंगनी क्षेत्र में आ चुकी है। उसके बाद में अपन चलते हैं सीधे अंतिम रेखा पर आऊंगा मैं। अंतिम रेखा के लिए n1 का मान 1 हो जाएगा, n2 का मान इंफिनिटी हो जाएगा। अब n2 का मान अनंत हो जाएगा, मान रखें अपन 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 1/λ बराबर r हो जाएगा। लैम्बडा बराबर 1/r हो जाएगा। शॉर्ट आउट करोगे तो लैम्बडा का मान आ गया लगभग 912 एंगस्ट्रॉम। ये भी किस में आ रहा है? पराबैंगनी में। किस में आ रहा है? पराबैंगनी में। ये न्यूनतम हो गया देखो एक बार, और ये जो आया ये क्या हो गया? अधिकतम। अब अपन चलें प्रथम रेखा 1216 पर, अंतिम रेखा कहां से कहां पर है? 912 पर है। तो इसकी परास कहां से कहां तक हो गई? परास 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक होती है भाई अपने पास। तो लाइमन श्रेणी पूरी की पूरी पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसकी परास कहां तक हो जाती है अपने पास? 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, जैसे मैंने, हाँ सबसे पहले बता देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन पास वाली कक्षा से संक्रमण करता है ना, तो तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, उस समय आवृत्ति का मान न्यूनतम हो जाएगा। और जब सबसे दूर वाली कक्षा से संक्रमण करता है, तरंगदैर्ध्य न्यूनतम प्राप्त होता है और आवृत्ति का मान अधिकतम प्राप्त हो जाता है। तो आवृत्ति का मान अधिकतम कब प्राप्त होगा? जब इलेक्ट्रॉन अनंत वाली कक्षा से किसी कक्षा में संक्रमण करेगा तो आवृत्ति अधिकतम होगी, तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगा। और जब निकटतम कक्षा से संक्रमण करता है तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, आवृत्ति का मान न्यूनतम होता है। मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक चीज और बता देता हूं मैं, ये 912 से 1216 आया। अब देखो जब प्रथम रेखा ज्ञात की कितने पर आ गई? 1216 एंगस्ट्रॉम पर आ गई। अगर आप द्वितीय रेखा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, द्वितीय रेखा अगर कभी ज्ञात करते हैं तो द्वितीय रेखा का अपने पास कैसे मान निकालोगे? n1 का मान तो 1 ले लोगे, n2 का मान कितना ले लोगे? 3 ले लोगे। जब आप द्वितीय रेखा निकालोगे तो उसका मान लगभग 1000 के आसपास या 1100 के आसपास जो भी आता है, ये 1110 मान लो अपने पास। तो 1216 से सीधे किस पर आ गए ये बता दो? 1110 के आसपास। अब सवाल उठता है कि जो बीच की संख्याएं थी वो कहां गई? बीच की संख्याएं इसमें प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं है भाई। अगर सतत होता तो क्या होता बताओ? सारे के सारे मान प्राप्त होते। 1216 के बाद में फिर 1215 आता, 1215.2 भी आता, 1215.6 भी आता। परंतु अपन ये देखते हैं कि जब परमाणु का स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जाता है, सारी रेखाएं ज्ञात की जाती है, तो ये देखा जाता है कि सारे मान प्राप्त नहीं हो सकते भाई। मतलब ये है कि ये 912 से 1216 है ना, इसमें भी सारे मान नहीं है। 912 से 1216 तक की गिनती के बीच बीच में मान आएंगे अपने पास, बीच वाली संख्याएं गायब हो जाएगी। अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत रूप में प्राप्त न होकर विविक्त किस रूप में प्राप्त होता है? विविक्त और रेखीय रूप में प्राप्त होता है भाई। विविक्त का मतलब होता है जो सतत नहीं है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको विविक्त कहा जाता है। रेखीय का मतलब रेखाओं के रूप में, लाइनों के रूप में प्राप्त होता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया, चले भाई, चलो। तो पाठ समझ में तो आ रहा है ना भाई? सरल है वैसे तो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं।
चलो जी भाई, नेक्स्ट चलते हैं अपन बामर श्रेणी। परिभाषा, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से द्वितीय कक्षा में मतलब दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तो बामर श्रेणी के लिए निम्न कक्षा तो हो जाएगी 2, और ऊंची वाली कक्षाएं आप जानते ही हो 2 के बाद में कौन कौन सी आ जाएगी। तो इसके लिए n1 का मान तो हो गया 2, n2 का मान कहां से चालू होगा 3 4 5, कहां तक चला जाएगा ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा अपने पास। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तुझे तो दिख रहा है क्लियर तेरे को? अच्छा हाँ भाई, तो प्रथम रेखा के लिए क्या रहेगा, प्रथम रेखा के लिए n1 का मान तो हो गया 2, n2 का मान हो गया 3, तो 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ बराबर r 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो गया 1/λ बराबर 5 r/36 हो गया। उल्टा कर लें अपन, तो उल्टा करोगे तो लैम्बडा का मान आ गया 36/5 r हो गया, 36/5 911.75 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये लगभग 65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा भाई। कहां पर आएगा 65 एंगस्ट्रॉम। कुछ किताबों में 65 67 65 66 65 70 तक जाता है भाई अपने पास, तो सारे ही सही है, मैंने बता ही दिया था। अब ये 65 किसके बीच में आ रहा है, देखो 3800 से 7800 के बीच में, क्योंकि मैंने रेंज कैसे बताई थी 0 से 3800 पहले, तो उसके बाद में क्या था 3800 से 7800 था, तीसरा क्या था 7800 से ऊपर था। ये 3800 से 7800 के बीच में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, 3800 से 78 के बीच में बैठेगा तो कौन से क्षेत्र में आ गया ये बता दो, दृश्य क्षेत्र में। दृश्य क्षेत्र का मतलब दिखाई देने वाला प्रकाश। देखो भाई, सूर्य के आगे अपन 17वें पार्ट में विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला पार्ट है ना, उसमें अपन पढ़ेंगे कि सूर्य से तो बहुत सारी तरंगें रवाना होती है, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सब तरंगें रवाना होती है। ये अपने को जो कुछ भी दिखाई देता है ये सिर्फ दृश्य तरंगों के कारण ही दिखाई देता है। अन्य तरंगें अपने पास ही मानो कि रेटिना पर कोई क्रिया नहीं करती है। जैसे रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, ये रेटिना पर कोई क्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय होती है। तो अपने को जो कुछ भी दृश्य जगत में दिखाई दे रहा है वो दृश्य तरंगों के कारण मतलब दृश्य प्रकाश के कारण दिखाई देता है। तो ये रेंज किसके बीच में आ गई, दृश्य क्षेत्र में। तो अपन ये कह सकते हैं कि बामर श्रेणी दिखाई देती है। क्या कह सकते हैं, बामर श्रेणी दिखाई देती है, क्योंकि दृश्य प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए सबसे पहले खोज जो है ना बामर श्रेणी की हुई थी भाई, कारण ये आसानी से दिखाई दे गई थी। तो क्वेश्चन आता है कई बार, क्या कारण है कि सर्वाधिक प्रेक्षित श्रेणी जो है वो बामर श्रेणी है, या सबसे पहले बामर श्रेणी का ही प्रेक्षण किया गया था। तो कारण यह है कि यह श्रेणी में अपने पास दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। ये तो बात हो गई यहाँ। अब अपन चलते हैं अंतिम रेखा के लिए। रेखा के लिए n1 का मान तो कितना हो गया 2, n2 का मान कितना हो जाएगा अनंत, लास्ट ले लूं तो 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 1/λ बराबर r/4 हो जाएगा ये, और उल्टा करेंगे तो लैम्बडा बराबर हो गया 4/r, और लैम्बडा बराबर 4 × 911.75 एंगस्ट्रॉम। 5 को मल्टीप्लाई किया 20, 7 × 28 2 30, 4 3 7, 4 और 36 36 47। कुछ किताबों में जो है ना अपने पास वो 36 48 36 50 ये सब चलता है। तो 36 47 एंगस्ट्रॉम कौन से क्षेत्र में है, ये पराबैंगनी।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और सिर्फ दृश्य इसके अलावा बाकी इसको हेल्प से देखा जाता है। मयंक देखा नहीं जाता है, उनको संसूचन किया जाता है, ट्रेस किया जाता है कि भाई यहाँ पर ये तरंगे हैं। अब इसका जो है ना वो अपन 17 चैप्टर आएगा, उसमें बताएंगे कि किसको कैसे पकड़ा जाता है। यूं है संसूचन करने का मतलब पकड़ना, भाई यहाँ पर ये तरंग है तो उसको पकड़ना कहते हैं, और वो अलग अलग उपकरण होते हैं सबके लिए। तो 17वें पार्ट में समझ में आ जाएगा, वहां पर है इसका संसूचन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अरे रस्तों की तू टेस्ट तो बिल्कुल नहीं देती है, एक भी टेस्ट नहीं दिया है तूने। चलो जी भाई, पाचन श्रेणी। ये आ गई पाचन श्रेणी। ये वैज्ञानिकों के नाम है भाई सारे। परिभाषा क्या होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से तीसरी कक्षा में या तृतीय कक्षा में मतलब संक्रमण करता है तो पाचन श्रेणी प्राप्त होती है। तृतीय कक्षा में संक्रमण में पाचन श्रेणी आ जाएगी। n1 का मान कितना आएगा 3, n2 का मान 4 5 6, कहां तक चले जाओगे, अनंत तक चले जाओ। प्रथम रेखा के लिए क्या होगा बताओ, चलो प्रथम रेखा के लिए n1 का मान 3, n2 का मान कितना हो जाएगा 4, तो 1/λ बराबर r 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 1/λ बराबर r 1/9 माइनस 1/16, तो 1/λ बराबर 7r/144, 7r/144, तो लैम्बडा बराबर हो गया 144/7r, ये तो r के पदों में हो गया, और लैम्बडा बराबर 144/7 911.75 है एंगस्ट्रॉम। 7 से कैंसिल आउट कर लो तो 1 हो गया, 1 का मतलब हो गया 2, और 3 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 5 हो गए। ठीक है, अब 144 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 70 और 720 हो गया, 72 हासिल के, 288 और 72 290, और 70 360 तो 36 हासिल के हो गए। 36 हासिल में से तो ये 6 हो गया, 36 हासिल के 6 बच गया, 3 हो गए, 2 × 42 4 × 12 432 435 हो गए, और ये 43 हासिल के, और 44 188, 188 का मतलब हो गया 187, ये लो। तो लैम्बडा का मान आ गया 18,756 एंगस्ट्रॉम। कौन से क्षेत्र में आया भाई ये, अवरक्त क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है, अभी है पूरा का पूरा ही अवरक्त क्षेत्र में। देख लो बोले, आगे अपन चले अंतिम रेखा के लिए। अंतिम रेखा के लिए n1 का मान 3, n2 का मान अनंत, 1/λ r 3 का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/λ बराबर r/9 हो जाएगा, और लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा 9/r, और लैम्बडा बराबर 9 × 911.75 एंगस्ट्रॉम। 9 5 45, 4 9 63 4 67, 9 और 6 15, 1 और 9 और 1 10, 9 9 81 1 82, ये आ गया। तो लगभग इसका मान हो गया 82.06 एंगस्ट्रॉम। ये भी किस में आ गया, अवरक्त में। तो अपन ये कह सकते हैं
कि पाषाण श्रेणी पूरी की पूरी ही अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये देखो 8206 से कहां तक चली जाएगी, 18,756 तक चली जाती है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल होता है ना, फिर इन्फिनिटी कैसे हो सकता है? देखो भाई, इन्फिनिटी जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है। पहली बात तो इन्फिनिटी में तो अपने पास इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी तो कक्षा ही नहीं होती है, पर फिर भी कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट इसलिए करते हैं कि मान लो कि अगर इनफाइनाइट में चला भी जाता है, इनफाइनाइट में यूं चला जाता है, आगे अपन पढ़ेंगे कि अगर मान लो आयनन विभव और उत्तेजन विभव पढ़ेंगे। जैसे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है माइनस में 13.6, अगर उसको प्लस में 13.6 ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 0 हो जाती है। इसका मतलब वो अनंत में चला जाता है, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, एक ही सेल नहीं होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मयंक, जो तू कह रहा है ना कि एक ही सेल होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षाएं तो है ही अपने पास, कैसे है? अब जैसे कोई हाइड्रोजन का परमाणु है, उसको अपन ने गर्म किया, गर्म करते ही उसको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से कहां चला जाएगा? उच्च कक्षा में। तो पहली कक्षा में थोड़े रहेगा गर्म करने पर भी, वो मान लो दूसरी कक्षा में चला गया या वो 5वीं कक्षा में चला गया। पर होता यह है, आप केमिस्ट्री में जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर वाली कक्षाएं खाली पड़ी और बाहर वाली कक्षाएं भरी पड़ी हो। इलेक्ट्रॉन को वापस कहां कूदना पड़ेगा? उच्च से निम्न कक्षा में कूदना पड़ेगा, जब जाके ये तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन होता है। बल्ब में प्रकाश ऐसे ही निकलता है। बल्ब में प्रकाश कैसे निकलता है? तरीका यह है, बल्ब में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में चला जाता है। उच्च से वापस किस में कूदेगा? निम्न कक्षा में कूदेगा, तो फिर प्रकाश के रूप में अपने पास ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आयनन उत्तेजन ये पढ़ाएंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये इसके बाद वाली जितनी भी श्रेणियां है ना, वो सारी के सारी अपने पास अवरक्त क्षेत्र में ही प्राप्त होती है। एक तो ये बात हो गई। अब मैंने 3 श्रेणियों की तो गणनाएं करा दी है। आज के लिए यही होमवर्क दे रहा हूं कि चौथी श्रेणी और 5वीं श्रेणी की गणना तुम करोगे। ये है ब्रैकेट, एक तो ये ब्रैकेट श्रेणी है। इसके लिए n1 का मान तो ले लेना 4, n2 का मान ले लेना 5, 6, 7 और अनंत। प्रथम और अंतिम रेखा की गणना आप लोगों को करनी है। 5वां फुंड श्रेणी, फुंड भी बोलते हैं फंड भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसमें n1 का मान तो हो जाएगा 5, n2 का मान हो जाएगा 6, 7, 8 और अनंत तक। इनकी परिभाषाएं भी लिख लेना फेयर कॉपी में, और आपको इसकी गणना भी करनी है। मैं कल पूछ सकता हूं कि किसमें कितना तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुआ था। ये आज का मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा। तो ब्रैकेट श्रेणी ये 4 से स्टार्ट, ये 5 से स्टार्ट है, ये काम करना है। टाइम हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।